नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, अक्टूबर नवंबर माह में प्रस्तावित विधानसभा के आम चुनाव को लेकर हरियाणा के तमाम दलों ने जहां सरकार बनाने को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं टिकट के दावेदार भी लगातार पसीना बहा रहे हैं। इस बार बावल विधानसभा भी हॉट सीट बन गई है। इनेलो व जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले श्याम सुंदर सभरवाल एक बार फिर से ताल ठोकने की तैयारी में है। इसको लेकर 4 अगस्त को बड़ा जलसा बुलाया गया है। भाजपा में शामिल होकर राव का आशीर्वाद लेंगे या फिर कांग्रेस में जाने की तैयारी है। टिकट नहीं मिलने की स्थिति में क्या निर्दलीय मैदान में उतरेंगे, इसका भी सभरवाल ने खुलासा किया। वहीं बावल से लगातार 2 बार से भाजपा के विधायक, सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का विकास सभरवाल क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका भी जवाब लेंगे। पहले देखिए पूरे इंटरव्यू की झलकी। कि बावल के क्षेत्र की जनता के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए श्याम सुंदर सभरवाल उनकी भावना के अनुरूप चुनाव लड़ेगा। और राव इंद्रजीत सिंह की छवि, उनका व्यक्तित्व के बारे में हम सब वाकिफ हैं। मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं उनकी मदद करूं। बावल विधानसभा क्षेत्र के दिल से और ईमानदारी से मदद की। चुनाव बावल की जनता चाहती कि सभरवाल लड़े। बावल क्षेत्र के अंदर उनका बहुत भारी विरोध। अगर विरोध को देखते हुए, क्षेत्र के पिछड़ापन को देखते हुए, उनके अहम और व्यवहार को देखते हुए, तो निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर किसी कारणवश उनको रिपीट कर भी दिया गया। रोहतक लोकसभा के अंदर हालात देखा, वही हाल फिर यहाँ होगा। एम्स के अंदर उनका क्या योगदान है? किस तरह के दावे करते हैं कि एम्स के अंदर उनका कोई योगदान है? अगर एम्स के अंदर किसी का योगदान है तो आप पीछे से लेकर के हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। डे 1, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक श्याम सुंदर सभरवाल ने एम्स संघर्ष समिति से के साथ कंधे से कंधा मिला करके दिन और रात, सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रहता हूँ और जब उनको जरूरत पड़ती है तो कंधे से कंधा मिला करके मैं खड़ा रहता हूँ। अगर बावल के कैंडिडेट की अगर आप लिस्ट बना लें तो उस लिस्ट में ऊपर से लेकर के नीचे तक रैंक कर लें, केवल और केवल श्याम सुंदर सभरवाल एकमात्र उम्मीदवार है जो इन शर्तों को पूरा करता, नहीं तो कोई उम्मीदवार नहीं। बावल के मंत्री चाहते नहीं थे इस स्टैचू को यहाँ लगे। टिकट ये दोनों पार्टी मान लेते नहीं देती, तो अब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? दोनों पार्टियों की जो बात कर रहे हो, निश्चित रूप से श्याम सुंदर सभरवाल, दोनों की आस और उम्मीद है, निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। आप पे आरोप जनता, कुछ लोग ये भी लगाते हैं कि जब तक सत्ता रही जेजेपी की, आपने खूब मनाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा, माननीय मंत्री जी ने इस क्षेत्र की जनता को के लिए एक अच्छा काम किया है कि जो राम सिंहपुरा के पास में कूड़े का ढेर लगा है, यहाँ के लोग शायद उनकी सोच हो कि प्लान के बाद में रिटायरमेंट हो जाए तो फिर हॉस्पिटल खोल लें, तो गार्बेज वाला वो जो धुआं धक्कड़ या जिनको बीमार होंगे वो लोग उनके मरीज बन जाएंगे जाकर के। ऐसा भी सोच हो सकती है। 4 अगस्त को पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से हमारे साथी कार्यकर्ता वो आएंगे, उनसे राय शुमारी करेंगे कि हमें आगे चुनाव किस तरह से लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। भाई साहब, तमाम पार्टियां चुनावी मोड में तमाम तैयारी भी शुरू कर दी है। अभी आप किसी भी पार्टी में नहीं है, जैसा कि मेरे नॉलेज में है, तो आपकी क्या तैयारी? क्योंकि लगातार 2 बार से आप चुनाव लड़ रहे थे बावल से, तो अब क्या तैयारी आपकी? अमित जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और राम राम। मैं सबसे पहले बावल विधानसभा क्षेत्र की जनता और हर वोटर का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं, जिन्होंने 2014 और 2019 के चुनाव में जहां मुझे अथाह प्यार, प्रेम और सम्मान दिया, उसके लिए मैं उनका ऋणी हूं। और मैं आज लोगों के बीच में जा करके, हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम बनाए हुए हैं और बावल विधानसभा क्षेत्र के 181 गांवों को कवर करके आगामी 4 अगस्त को हमने एक कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम में साथियों से राय शुमारी और चर्चा करके हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं, जो भी दर्शक है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो 4 तारीख के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और आपका भी उसके लिए निमंत्रण है। 4 अगस्त तक क्या कार्य और कहाँ पे रखे हैं? 4 अगस्त को गुरु टेक सिटी, जहां अपना निवास है, वो बावल विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ये मान करके चले कि बावल के अंदर ही कार्यक्रम रखा है और उसमें पूरे विधानसभा क्षेत्र के 181 गांव से साथी कार्यकर्ता लोग आएंगे और उनसे विचार विमर्श करके आगे की रूपरेखा तय करेंगे। आपने जेजेपी छोड़ी, एक बार अब 2014 में इनेलो से इलेक्शन लड़े, 36,400 वोट भी, 19 में भी लड़े 30,500। जीत के करीब आखिर क्यों नहीं पहुंच पाते? वो जनता से प्यार मिलता है, लेकिन वो जीतने लायक प्यार क्यों नहीं मिल पा रहा? आखिर क्या कमी लगती है आपको?
मैं एक साधारण परिवार से संबंध रखता हूं और जब मैं राजनीति के क्षेत्र में आया, मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने कभी कोई राजनीति नहीं की, कोई गांव का पंच सरपंच भी नहीं रहा। और मुझे सबसे पहले जो प्यार प्रेम बावड़ क्षेत्र की जनता से मिला, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आदमी चुनाव लड़ता है तो चुनाव के क्षेत्र में एक जीतता है, साथ वाला हारता है। लेकिन जो वोट का आंकड़ा था, कि ना तो मेरा कोई ऐसा आंका था कि जिसके दम पे मैं ये कह सकूं कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। अगर मुझे कोई इस मुकाम तक पहुंचाया तो बावड़ विधानसभा क्षेत्र के हर साथी ने, वोटर ने और कार्यकर्ता ने पहुंचाया। जीत हार तो चलती रहती है और समय और हालात परिस्थितियां बदलती रहती। इस बार जो आप कह रहे हो, इस बार जीत का श्रेय निश्चित रूप से बावड़ की क्षेत्र की जनता श्याम सुंदर सभरवाल के सर पे बांधना चाहती है, उनकी तमन्ना है। और मैं चाहता हूं कि बावड़ के क्षेत्र की जनता के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए श्याम सुंदर सभरवाल उनकी भावना के अनुरूप चुनाव लड़ेगा। जैसे ही आप जेजेपी में बड़ा पद था, प्रदेश महासचिव थे आप, उसके बाद आपने रिजाइन किया, लगातार राव इंद्रजीत सिंह के साथ आप देखे गए। उन समीकरण को, उस केमिस्ट्री को हम कैसे समझें? क्योंकि अभी किसी पार्टी में आप नहीं है, ज्वाइन भी नहीं किया, चर्चाएं थी कि आप भाजपा ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन समीकरण को कैसे समझे? लोग जानना चाहते हैं आखिर राव साहब के साथ जाने का मकसद क्या था? राव इंद्रजीत सिंह इस क्षेत्र के केंद्र सरकार में नेतृत्व करते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। और राव इंद्रजीत सिंह की छवि, उनका व्यक्तित्व के बारे में हम सब वाकिफ हैं। मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं उनकी मदद करूं और जेजेपी से रिजाइन करने के बाद में मैंने तय किया और हमने उनके साथ जुड़कर के राव साहब की बावड़ विधानसभा क्षेत्र के दिल से और ईमानदारी से मदद की। और हम जब उनके पास जाते तो उनका प्यार प्रेम, अथाह प्यार प्रेम सम्मान हमें उनका मिलता है और हम उनके का सम्मान करते रहेंगे। टाइम टू टाइम फोटो भी आपकी आती रहती है राव साहब के साथ। क्या कोई एश्योरेंस अभी टिकट को लेकर किस तरह की कोई दी? क्योंकि भाजपा ज्वाइन आपने नहीं की, आखिर क्या, किस इंतजार में आप? हमारा जो फर्ज था, हमने लोकसभा चुनाव में अपना फर्ज अदा किया। चुनाव में अभी समय है। अब ये तो फैसला राव साहब का है कि वो किसको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि उनका जो सम्मान हमें मिला उसके लिए हम ऋणी हैं। और चुनाव जब नजदीक आएगा तो इसका भी निर्णय हो जाएगा। चुनाव बावड़ की जनता चाहती है कि सभरवाल लड़े। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वहां पे एक लंबी फहरिस्त है चुनाव लड़ने वालों की। बावन, यदि बीजेपी देखें, अभी एक ही कैंडिडेट दिखते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनवारी लाल वर्तमान में मंत्री भी है, एमएलए भी है। तो यदि कांग्रेस में जाने की संभावना क्या है, बीजेपी में जाने की संभावना क्या है, यदि कोई सी भी पार्टी टिकट नहीं देती, उस स्थिति में क्या करेंगे सभरवाल जी? देखो, जहां भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मंत्री हैं डॉक्टर बावल से, बावड़ क्षेत्र के अंदर उनका बहुत भारी विरोध है। और मुझे इस बात की पूरी तरह आश्वस्त हूं कि भी किसी भी सूरत में पार्टी उनके कैंडिडेचर पे फिर दोबारा विचार नहीं करेगी। और लोकतंत्र के अंदर जनता की भावना जो है उसको कोई भी पार्टी इग्नोर नहीं करती। अगर विरोध को देखते हुए, क्षेत्र के पिछड़ापन को देखते हुए, उनके अहम और व्यवहार को देखते हुए, जो क्षेत्र की जनता के साथ उनका व्यवहार है, जो पिछड़ापन रहा, तो निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर किसी कारणवश उनको रिपीट कर भी दिया गया, मैं तो 100 में से आपको 5% की बात बताता हूं, तो फिर जो जनप्रतिनिधि क्षेत्र के अंदर लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते, फिर उसका आपने रोहतक लोकसभा के अंदर हालात देखा, वही हाल फिर यहां होगा। आप कह रहे हैं कि बावल पिछड़ापन रहा, लगातार मंत्री थे वहां पर, लेकिन जो एम्स जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशन बावल को मिले, पानी के दावे किए जाते हैं कि तमाम घर घर पानी पहुंचा, इस तरह के तमाम इस तरह की चीजें की सूरत बदलने के दावे किए जाते हैं, आखिर आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्या कहीं कोई खामी रही इसमें भी? मैं नहीं, जनता एक्सेप्ट नहीं करती। आप बताइए कि एम्स के अंदर उनका क्या योगदान है? जो व्यक्ति ये कहता हो कि क्षेत्र की जनता ने एम्स संघर्ष समिति बना करके लंबे समय संघर्ष किया, कि एम्स संघर्ष समिति
उंगली कटवा करके शहीद होना चाहती है। जिन किसानों ने अपनी जमीन दी, जिनका लिए मैं विशेष रूप से इस एम्स के क्षेत्र के लिए जमीन दी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं, उनका मैं सम्मान करता हूं कि क्षेत्र के विकास के लिए, कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, बच्चों को, आने वाले बच्चों के भविष्य को देखते हुए अपनी जमीन दी, उनके लिए हम ऋणी हैं। उनके लिए इस तरह की स्टेटमेंट कि 10 लाख की जमीन के 40 लाख रुपए दिलवा दिए, क्या और सरकार को लूटेंगे? उस व्यक्ति की क्या सोच हो सकती है कि यहाँ एम्स खुले, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स का शिलान्यास किया, उस सभा स्थल के अंदर मंच के ऊपर उनका नाम तक नहीं था। किस तरह के दावे करते हैं कि एम्स के अंदर उनका कोई योगदान है? अगर एम्स के अंदर किसी का योगदान है तो आप पीछे से लेकर के हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, डे 1, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक श्याम सुंदर सभरवाल ने एम्स संघर्ष समिति से के साथ कंधे से कंधा मिला करके, चाहे वहां सद्बुद्धि हवन हो, चाहे वो जेल भरो आंदोलन हो, चाहे कुंड से लेकर के रेवाड़ी तक का पैदल मार्च हो, और यहां तक जो दिल्ली जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन रहा, उसमें भी हमारी अग्रणी भूमिका रही है। और जिस दिन धरना शुरू हुआ था उसके लिए महापंचायत हुई थी तहसील परिसर में, उस समय भी मैं मौजूद था। और जब धरना खत्म किया, जिस दिन ओम प्रकाश सैन जो उनके सचिव हैं संघर्ष समिति, जो उन्होंने प्रण लिया हुआ था, उन्होंने अपनी डांडी कटवाई, उस समय भी मैं मौजूद था। शुरू से लेकर के लास्ट तक ये तो चाहते ही नहीं थे कि एम्स यहाँ आए। तो एम्स के अंदर किस तरह की, जहां पानी की बात है, आज भी खोड़ ब्लॉक के कुछ गांव डार्क जोन में है। आप जाकर के देखिए, आज वर्तमान में लोक निर्माण मंत्री है, कुछ ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आप जाकर के देखिए सेक्टर 3 के अंदर, क्या कभी बरसात के समय में तारकोल की रोड बनती है? केवल और केवल चुनाव सर पे है, 1-1.5 महीने का समय बचा है। किस तरह सरकारी ग्रांट के अंदर कमीशन की ठगाठोरी की जाए, इसके लिए मंत्री जी की आंखों के नीचे, और जनता ने उसका पर्दाफाश किया। वो रोड आज भी अधूरा पड़ा है, रोड या निकल रही है। मैंने व्यक्तिगत रूप से जाकर के देखा, उस पर आधा इंच, पौने इंच की लेयर, जो मेरे ख्याल से एक आध बारिश में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जो पैसा लगा उसका पूर्णतः दुरुपयोग हुआ है। यदि क्योंकि वहां ये नंबर 1 तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि श्याम सुंदर सभरवाल ऊर्जावान युवा है और पढ़ा लिखा, जो लोगों की भावनाओं को विधानसभा के अंदर उठा सकता है, और लोगों की भी यही सोच है कि इस क्षेत्र का विकास करवा सके। और मुझे 10-12 साल का समय हो गया, दिन और रात, सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रहता हूं, लोगों के सुख और दुख के अंदर, और जब उनको जरूरत पड़ती है तो कंधे से कंधा मिला करके मैं खड़ा रहता हूं। तो मैं आज ही, अगर बावड़ के कैंडिडेट की अगर आप लिस्ट बना लें, तो उस लिस्ट में ऊपर से लेकर के नीचे तक रैंक कर लें, तो केवल और केवल श्याम सुंदर सभरवाल एकमात्र उम्मीदवार है जो इन शर्तों को पूरा करता, नहीं तो कोई उम्मीदवार नहीं। इसके अलावा आप अभी एक बीच में पॉइंट रह गया था, जो वर्तमान मंत्री हैं, जिनको बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत आरक्षण के माध्यम से यहां से चुनाव लड़ने का मौका मिला, आज मुझे आपके सामने बताते हुए भी शर्म आती है कि बस स्टैंड के रोडवेज वर्कशॉप के बिल्कुल सामने जो बाबा साहब की स्टैचू लगी, जिसके लगवाने का प्रयास श्याम सुंदर सभरवाल ने विशेष रूप से किया, इस पे जितनी लागत लगी है उससे 1,20,000 रुपए मैंने इकट्ठा करके उस संस्था को, माता रमाबाई को दिया था। बावड़ के मंत्री चाहते नहीं थे इस स्टैचू को यहां लगे, और बगल के गांव घड़ी बोलने के अंदर वो कार्यक्रम करते रहे, और रेवाड़ी के अंदर स्टैचू का इनॉग्रेशन हो रहा था, वो आए नहीं। इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती उस व्यक्ति का अपमान जिनके बदौलत वो यहां से विधायक बने, जिनके बदौलत वो मंत्री बने, उनका अपमान। क्या ये क्षेत्र की जनता, क्या वो समाज स्वीकार करेगा? किसी सूरत में भी नहीं करेगा।
सरोवाल जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अभी आप टिकट ये दोनों पार्टी मान लेते हैं नहीं देती, तो अब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या निर्णय लेंगे? आप निराशावादी क्यों बात करते हैं? आशावादी होना चाहिए। आज दोनों पार्टियों की जो बात कर रहे हो, निश्चित रूप से श्याम सुंदर सभरवाल, दोनों की आस और उम्मीद है। जहां आस और उम्मीद की बात कर रहे हो तो निश्चित रूप से, और फिर आदमी को तो मजबूत होना चाहिए, खुद को कर बुलंद इतना कि हर खुदी से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या। तो श्याम सुंदर सभरवाल ग्राउंड में उतरने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में कोई चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव क्षेत्र की जनता की भावना है कि श्याम सुंदर सभरवाल चुनाव लड़े। मैं तो लोगों के बीच में जाता हूं, वो यही कहते हैं कि चुनाव आपने नहीं लड़ना, आपने तो फार्म भरना, चुनाव तो हम लड़ेंगे। तो क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी। सवाल जी, आप पे आरोप जनता, कुछ लोग ये भी लगाते हैं कि जब तक सत्ता रही जेजेपी की, आपने खूब मनाई नहीं, और जैसे ही लगा कि सरकार से बदलाव होना है या फिर गठबंधन टूटना, उससे पहले ही आप निकल लिए। इसमें कितना दम है? ना तो मैं ज्योतिषी हूं, ना ही मैं कोई भविष्यवक्ता हूं कि जो इस बात का मैं आकलन कर लूं कि सरकार गिरने वाली है। अगर गठबंधन टूटने से पहले सरकार रहते हुए मैंने रिजाइन किया था, सबसे पहले हरियाणा के अंदर रेजिग्नेशन अगर जेजेपी से किसी ने किया था तो श्याम सुंदर सभरवाल ने किया था। और शायद आपको मैंने उस रेजिग्नेशन की कॉपी भी आपको दी थी, अगर नहीं दी होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि मैं पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों की वजह से, पार्टी के संगठन को समय ना देना पाने की वजह से, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था और मैं चाहता हूं कि जिस भी जगह मैं काम करूं वो बड़ी ईमानदारी से करूं, और पार्टी के संगठन को अगर मैं समय नहीं दे पाता तो मेरी आत्मा इस बात को कचोटेगी। इसलिए मैंने रेजिग्नेशन दिया, और रेजिग्नेशन उस समय दिया जब सरकार थी। क्या मैं भविष्यवक्ता थोड़ी हूं कि सरकार गिरेगी? किसी को पता था सरकार गिरेगी? आपको पता था? आप बता दीजिए। जब आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा कि सरकार गिरेगी, और ऊपर वालों को नहीं पता? तो हम तो कोई त्याग किया था, हमने रिजाइन किया। सभरवाल जी, आपने 2 चुनाव भी लड़े, तो आप मसले क्या है बावल के जो कि समाधान होना चाहिए था, नहीं हो पाया? एक आपकी पार्टी जब जजपा में आप थे, दावा किया था कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वो भी शायद नहीं मिल पाया, जो भी कारण रहे हों। अब मसले क्या हैं, क्योंकि एक बड़ा मसला इंडस्ट्री होने के बावजूद रोजगार नहीं मिल पाता। क्या बावल के मसले हैं जिनका समाधान होना चाहिए था, नहीं हो पाया? जहां मैं सरकार में था, जननायक जनता पार्टी का हिस्सा था, निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करता हूं कि पार्टी ने ये अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 75% जो स्थानीय उद्योग है उनमें रोजगार मिलेगा हरियाणा के लोगों को, और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन कानूनी अड़चन की वजह से आज वो कोर्ट में लंबित है। हम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसका सम्मान करेंगे। रही बात आने वाले समय के मुद्दों की, बावड़ में तो मुद्दे ही मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा, माननीय मंत्री जी ने इस क्षेत्र की जनता को के लिए एक अच्छा काम किया है कि जो राम सिंहपुरा के पास में जो कूड़े का ढेर लगा है, जो गार्बेज का, कि यहाँ के लोग शायद उनकी सोच हो कि इस प्लान के बाद में रिटायरमेंट हो जाए तो फिर हॉस्पिटल खोल लें, तो गार्बेज वाला वो जो धुआं धक्कड़ या जिनको बीमार होंगे वो लोग उनके मरीज बन जाएंगे जाकर के। ऐसा भी सोच हो सकती है, इसलिए ये स्थापित यहाँ करवा दिया है। एक बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र की, इससे बड़ी कोई समस्या नहीं। इसके अलावा जो रोडों की बात है, मुझे भी बताते हुए जो दावे हैं कि बरसात के समय ये हो जाएगा, हमने ये कर दिया, आज उनके निवास के स्थान के पास में आप चले जाओ, जो साबण पुल है उसके आप नीचे खड़े होकर के देख लें, जहां से रोजाना हजारों व्हीकल निकलते हैं, मेरे ख्याल से 2-2, 2.5 फीट के गड्ढे होंगे। और वो कहावत है, बोला गोद में छोरा और गांव में डिंडोरा। दावे तो दूर दूर का करते, बगल में झांक करके देख ले कि वहां क्या है। आप बणीपुर चौक के पास में जो असाई पुल है उसके नीचे आप चले जाइए। NHI का पार्ट हो सकता है ना ये वाला? तो कौन सा? नेशनल हाईवे का पार्ट हो सकता है? नहीं, नेशनल हाईवे तो ऊपर से है,
ये जो लिंक है ये सांजरपुर से बावड़ को कनेक्ट करता है। जो ऊपर से गुजरता है वो NHAI का पार्ट है। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये स्टेट हाईवे की है, स्टेट का मैटर है। तो इसके अलावा आप मनेठी में चले जाइए, मनेठी के अंदर जो तहसील की बिल्डिंग है, कब इन्होंने तहसील डिक्लेयर किया था, उसकी क्या परिस्थितियां हैं। आप खोड़ से बलवाड़ी निकल जाओ, उस रोड की क्या पोजीशन है। आप एक भांडोर के अंदर पावर हाउस की कोई डिमांड रखी थी, माननीय मंत्री जी उस क्षेत्र में कार्यक्रम करने गए थे तो लोगों ने इस बात की भी मांग रखी, 3 बार इनके सामने रखी, आज उस पे भी कोई जू नहीं रही। तो काम करने के तो बहुत है, कोई एक थोड़ी। क्षेत्र जो है इस बात से उब चुका है कि इसने बावड़ को गर्त में धकेल दिया। कल आपके क्षेत्र में एक हरियाणा मांगे हिसाब दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे जी, उम्मीदवार लगातार 32-40 लगे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह का हिसाब? देखो चुनाव का समय है, 1.5-2 महीने बाद चुनाव है। हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी तैयारी के लिए प्रयास करती है। तो उसमें कांग्रेस पार्टी भी प्रयास कर रही है, अपनी तैयारी कर रही है, अच्छी बात है। और आज के समय में कोई ना किसी को नहीं है कि कोई मना करता है। एक साधारण कार्यकर्ता जब ज्वाइन करता है तो एक पार्टी का कार्यकर्ता होता है और वो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। और कैंडिडेट किसको बनाए उनकी क्या वो होंगी। मैंने तो एक चीज तो सुनी थी कि भाई जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको देंगे। यूथ पे भी बात कर रहे हैं कि बार यूथ पे फोकस करेंगे, जिताऊ कैंडिडेट को वो देंगे। तो क्षेत्र की जनता जानती जिताऊ भी कौन है, यूथ भी कौन है। और आपके माध्यम से भी ये बातें जाती रहती हैं, तो फैसला तो जनता ने करना है। 4 अगस्त को क्या घोषणा होना है, थोड़ा सा वो भी साझा कर देते लोगों को सर। 4 अगस्त को पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से हमारे साथी कार्यकर्ता वो आएंगे, उनसे राय शुमारी करेंगे कि हमें आगे चुनाव किस तरह से लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। और उनकी जो भावना होगी उनका हम सम्मान करेंगे, उनकी भावना के अनुरूप ही हम। क्या उसमें किसी पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा हो सकती है, कोई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की घोषणा हो सकती है, किसी तरह का इस तरह का? ये तो जो राय साथी देंगे उस पर निर्भर करता है।